हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर, और हम पढ़ने जा रहे हैं 30 अक्टूबर करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस, इनको आप कवर कर लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सजेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको रेगुलर देखा करिए, डेली बेसिस पे देखा करिए। इन केस अगर आपको लग रहा है कि आप स्पीड को तेज़ी से बढ़ा के देखना चाहते हैं, तो इसमें स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख लीजिए। ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इनको एक बार देख जरूर लीजिए, जिससे कि सब चीज़ें कवर हो जाए आपसे। सबसे बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ चल रही है ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए भी। जो ग्रुप सी के उत्तराखंड में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, चाहे वो पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम हो, या जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बंदी रक्षक की वैकेंसी भी निकली हुई है, तो उन सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आप ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। RARO सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइम बैच चल रहा है, सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की PDFs को ले सकते हैं यार, आप डेली MCQ प्रैक्टिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो GS1 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में जो मिला है 2022 में, वो एनी अर्नौक्स को मिला है। इन्होंने, ये फीमेल हैं, विमेन हैं, और इन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी मेमोरी शेयर करी है इसमें। तो नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर 2022 का, वो किसको मिला है? फ्रेंच ऑथर को मिला है, एनी अर्नौक्स को। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रेंच ऑथर हैं और इनका नाम है एनी अर्नौक्स। फिर बेगम समरू बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगम समरू बीच में न्यूज़ में रही हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। द बेसिलिका ऑफ आर लेडी ऑफ ग्रेसेस, वन ऑफ इंडियाज माइनर बेसिलिसाज, सिचुएटेड इन सरधना इन UP। अब देखिए, मेरठ के पास एक सरधना जगह है, वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक चर्च बना हुआ है। वो चर्च किसके लिए है? बेसिलिका ऑफ आर लेडी ऑफ ग्रेसेस के लिए। वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1822। ये जो चर्च है, ये 1822 में बनवाया गया था बेगम समरू के द्वारा। अ वुमेन ऑफ हम्बल ओरिजिन दैट केम टू बी पॉपुलरली नोन एज द ओनली कैथोलिक क्वीन ऑफ इंडिया। तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से वे बिलोंग करती थी, और बाद में कहा जाने लगा कि ये एकमात्र कैथोलिक क्वीन है भारत की। तो बेगम समरू के बारे में देखते हैं। 1750 से लेकर 1836 तक रही हैं ये मुस्लिम थी, जो कि कैथोलिसिज्म में यानी कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी। शी वॉज अ नॉच गर्ल यानी कि डांसिंग गर्ल थी में, हु बिकम अ वॉरियर एंड एन एरिस्टोक्रेट। और धीरे धीरे वो एक योद्धा भी बनी, वॉरियर भी बनी, और एक एरिस्टोक्रेट भी बन गई, यानी कि बहुत ही रईस एक तबके से बिलोंग करने लगी। शी वॉज अ श्रूड लीडर हु वॉज एबल टू फाइंड अ फेवरेबल पोजिशन इन द एवर डायनेमिक पॉलिटिकल टेरेन ऑफ 18th सेंचुरी नॉर्दर्न इंडिया। तो 18वीं शताब्दी के दौरान 1700 में अंग्रेज़ों का आगमन हो रहा था। अंग्रेज़ जो थे वो हुकूमत करना चाह रहे थे सब जगह पे। 1757 में हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो अलग अलग युद्ध हमने देखे उस टाइम पे हो रहे थे। अंग्रेज़ जो थे वो अपना जो उनका सिलसिला था उसको बढ़ाना चाह रहे थे आगे, और धीरे धीरे जो मुगल्स थे उनकी पावर भी थोड़ी गिरती जा रही थी। तो उसी दौरान बेगम समरू ने अपनी ताकत समझी और अपने आप को स्टैब्लिश किया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। वाइल शी हैड फर्स्ट सपोर्टेड द वेनिंग मुगल एम्पायर। शुरू में उन्होंने मुगल एम्पायर जो ख़त्म हो रहा था उस टाइम पे उसको सपोर्ट किया, लेकिन 1790s के बाद में बेगम बिगेन टू प्रोवाइड सर्विस टू द राइजिंग मराठास। लेकिन बाद में उन्होंने मराठास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिटिश, टू इंश्योर दैट शी कुड मेंटेन हर लैंड होल्डिंग राइट्स इफ़ दे इमर्ज्ड विक्टोरियस। और बाद में इन्होंने ब्रिटिशर्स को साथ देना शुरू कर दिया। वो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि अगर मान लेते हैं ब्रिटिशर्स विक्टोरियस हो गए, ब्रिटिशर्स जीत गए, तो जिससे कि बेगम समरू अगर उनके फेवर में रहेगी, तो इस वजह से क्या होगा,
जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनसे उनकी ज़मीनें नहीं छीनेंगे, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देना शुरू कर दिया। इट वॉज इन अ कोठा यानी कि हाउस होल्ड शी मेट वॉल्टर रीनहार्ड एन ऑस्ट्रियन मर्सनरी होम शी मैरिड। बाद में इन्होंने एक हाउस होल्ड में जहाँ पे ये रहती थी वहाँ पर ये एक वॉल्टर रीनहार्ड से मिले, एक ये ऑस्ट्रिया का मर्सनरी थे जिनसे इन्होंने बाद में शादी कर ली। तो बेसिलिका के बारे में अगर हम पढ़ें तो इट इज़ वन ऑफ द 23 माइनर बेसिलिकाज ऑफ इंडिया। तो एक 23 में से एक अलग अलग जो छोटे छोटे चर्च होते हैं उनमें से एक बेसिलिका है, एकमात्र है नॉर्थ इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आफ्टर द चर्च वाज बेस्टोर्ड द स्टेटस बाय पोप जॉन 23 इन 1961। आर्किटेक्ट जो है वो इटालियन इंजीनियर ने किया था, एंटोनियो रेगेलिनी ने। इसको 1822 में कंप्लीट कर दिया गया था। इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड दैट द चर्च वाज बिल्ट एज अ रेप्लिका ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका इन रोम। तो जैसे रोम में सेंट पीटर्स का बेसिलिका है, उसी का एक हूबहू जो रूप है यानी कि रेप्लिका है वो यहाँ पर सरधा में बनाई गई है। बहुत ही फेमस ये एक चर्च है जहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए। स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ अ ब्लेंड ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक फीचर्स। तो भारतीय फीचर्स हैं, इस्लामिक फीचर्स हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ यूरोप के प्लान्स हैं, यूरोप के डिज़ाइंस हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। Church's dome lie next to large steeples reminiscent of Islamic minaret, while the central altar contains Petra Dura या परचिनकारी डिज़ाइंस दैट आर फाउंड इन द ताजमहल एंड रेड फोर्ट। तो इसमें पीटर ड्यूरा की पेंटिंग्स की गई हैं, और जो परचिनकारी डिज़ाइन है वो ताजमहल में मिलते हैं, लाल किले में मिलते हैं, और इसके अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेगम समरू क्यों न्यूज़ में रही हैं, इस वजह से वो न्यूज़ में रही हैं। नेक्स्ट आता है नोबेल पीस प्राइज़ को अगर हम देखें तो नॉर्वेजियन, अब देखिए जिस तरह से पीस प्राइजेज़ या नोबेल प्राइजेज़ की अगर हम बात करें, नोबेल प्राइजेज़ ज़्यादातर जो है वो स्वीडन की सरकार देती है, स्वीडन गवर्नमेंट देती है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ शांति का जो पुरस्कार मिलता है नोबेल में, उसको देने की जो जिम्मेवारी है वो नॉर्वे के ऊपर है। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने अनाउंस किया है कि 2022 का जो पीस प्राइज़ है वो एक ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट हैं एलिस बिएल्स्की बेलारूस से, रशिया के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और यूक्रेन की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इन तीनों को मिलाकर नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ है चाबहार दिन के ऊपर, यानी कि चाबहार दिवस मनाया जा रहा है। तो चाबहार दिवस ऑब्जर्व्ड टू प्रमोट चाबहार लिंक टू INSTC कनेक्टिंग सेंट्रल एशियन मार्केट्स। तो चाबहार दिवस उसको मनाया जा रहा है जब चाबहार को, जो कि ईरान का एक समुद्र तट है यानी कि बंदरगाह है, उसको INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जब मिला दिया गया, उस दिन को याद रखने के लिए चाबहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाना है। तो जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज है, इन एसोसिएशन विद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल ऑब्जर्व्ड दी चाबहार डे टू मार्क दी चाबहार लिंक टू INSTC, जिसकी वजह से मुंबई से सेंट्रल एशिया के जो मार्केट्स हैं वो जुड़ गए हैं। INSTC क्या है? INSTC है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये भारत का विजन है और इनिशिएटिव भी है टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर एग्जाइम शिपमेंट्स, यानी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो शिपमेंट्स हैं वो तेज़ी से जा सकें, तेज़ी से सेंट्रल एशिया तक हम पहुंच सकें, उस चीज़ के लिए भारत ने भरतर प्रयास इसमें किए हैं, जिससे कि हम रशिया पहुंच सकें, यूरोप पहुंच सकें और सेंट्रल एशिया के मार्केट्स में अच्छे खासे से एंट्री ले सकें। क्योंकि पाकिस्तान हमें जाने नहीं देता है और ईरान के माध्यम से ही हम जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले मुंबई से ईरान तक सामान लेके जाना पड़ेगा, फिर ईरान से हमें फिर इस तरह से रास्ता बनाना है, इस तरह से रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क डेवलप करना है कि हमारे जितने भी सेंट्रल एशिया के देश हैं वहाँ पे चीज़ें पहुँच सकें। चाबहार पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ईरान में लोकेटेड है। ये कमर्शियली ट्रांजिट सेंटर है उस रीजन के लिए, स्पेशली सेंट्रल एशिया के लिए। विजन ये भी है कि जो शहीद बेहेश्ती पोर्ट है जो कि वहीं पे लोकेटेड है ईरान में ही, एट चाबहार अ ट्रांजिट हब है लिंकिंग इट टू द INSTC टू रीच आउट टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो जो शहीद बेहेश्ती पोर्ट है जो चाबहार में है उसको लिंक किया जाएगा INSTC से, जिससे कि सेंट्रल एशिया के देशों में आसानी से पहुंचा जा सके। नेक्स्ट आता है भारत ने बायलिटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट जो है 116 देशों के साथ साइन किया है। तो कोई भी डेजिग्नेटेड जो फॉरेन एयरलाइन है वो भारत में ऑपरेट कर सकती है, भारत से उड़ानें भर सकती है, भारत में उड़ान लेके आ सकती है, अगर उसको बायलिटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट के तहत वो आ गई है। यानी कि भारत ने उस देश के साथ समझौता कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है
जिस देश की वो एयरलाइन है। तो ऐसे भारत ने 116 देशों के साथ 116 फॉरेन कंट्रीज के साथ सिग्नेचर किए हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होने बहुत ज़रूरी हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से पूछे जा सकते हैं आपसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसकी क्या क्या नई विशेषताएं देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले 29 जुलाई 2020 को अनाउंस की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज वेरियस रिफॉर्म्स, कई सारे रिफॉर्म्स उन्होंने बताए हैं स्कूल की यानी कि विद्यालय की एजुकेशन में, एज वेल एज हायर एजुकेशन में यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन हम लेते हैं उसमें भी उसने कई सारे चेंजेस बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? पहले बताया है कि इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, यानी कि हर तबके का कोई भी बच्चा आ सके एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग के हर एक स्तर पे, चाहे आप प्री प्राइमरी की बात करें टू ग्रेड 12, यानी कि प्री प्राइमरी से लेके 12वीं क्लास तक हर क्लास में बच्चे का एडमिशन हो सके, सभी जगह पे वो बच्चा सरकारी स्कूलों में आ सके, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। इंश्योरिंग क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर, पहले क्या होता था स्कूलों में फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता था, यानी कि 5-6 साल का जब बच्चा हो जाता था तब उसका एडमिशन होता था। अब नया जो शिक्षा नीति लाई है उसमें ये कहा गया है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है यानी बच्चे को प्री प्राइमरी लेवल से हम रखेंगे और उससे पहले जो उसका चाइल्डहुड केयर है वो अच्छी होनी चाहिए, और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स, तो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। नया करिकुलर जो है वो पेडागॉगिकल स्ट्रक्चर उसका कैसा रहेगा, 5+3+3+4। तो ये किस तरह से है, अब आप इस तरह से देखिए 5 में कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, 5 में आएंगी नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 5 साल ये हो गए। फिर आगे के 3 साल आए, 3rd, 4th, 5th क्लास आ गई, फिर और 3 साल आपने पढ़ा तो 6th, 7th, 8th में पहुँच गए, और फिर 4 साल पढ़ा तो 9th, 10th, 11th, 12th में पहुँच गए। तो ऐसे 5+3+3+4 है। उसके बाद आता है नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेज। देखिए पहले क्या होता था, या हमारे टाइम पे भी क्या हुआ है, आप लोगों के टाइम पे भी ऐसे ही रहा होगा, जब आपने 10th क्लास कर ली होगी तो 11th और 12th में आपके पास चॉइस आई होंगी कि आप कॉमर्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज़ लेंगे या फिर साइंस लेंगे। तो स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे का इच्छा से ये चीज़ें नहीं होती हैं, उसके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे मार्क्स आपके 10th क्लास में आए हैं तो आप साइंस लेंगे, थोड़े कम मार्क्स आए हैं आपके तो आप कॉमर्स लेंगे, और उससे कम मार्क्स आए हैं आपके, बिल्कुल ही एवरेज नंबर आए हैं, बिल्कुल ही जस्ट पास हुए हैं, तो आप आर्ट्स ले लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ सब्जेक्ट्स की स्ट्रीम दिलवाने का एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को। उसकी इच्छा किस में है, हो सकता है कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, अपनी क्लास में टॉपर हो, लेकिन वो चाहता हो कि वो कॉमर्स ले या ह्यूमैनिटीज़ ले, साइंस ना पढ़े। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि पहले जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, साइंस के सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स सब अलग अलग बटे होते थे। अगर किसी को कॉमर्स में जाना है तो सिर्फ कॉमर्स में जा सकता है, किसी को साइंस में जाना है तो सिर्फ साइंस में जा सकता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा हार्ड सेपरेशन नहीं है, अब सब हार्ड सेपरेशंस ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद आता है इस्टेब्लिशिंग नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, यानी कि जो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जब वो स्कूल जाता है, नर्सरी में करें या प्ले में करें, जब वो जाता है तो वहीं से उसकी न्यूमरेसी स्किल्स पे, यानी कि उसकी जो संख्यात्मकता है और बुनियादी जो साक्षरता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। फिर आता है एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, यानी कि वो अलग अलग भाषाएं बोल सकता हो, भारतीय भाषाएं बोल सकता हो, उस चीज़ पर जोर दिया जाएगा। जो मीडियम है इंस्ट्रक्शंस का, यानी कि जिस भाषा में टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे, कहा जा रहा है कि 5वीं कक्षा तक तो ऐसा ही होगा कि वो हिंदी होनी चाहिए, या हिंदी का मतलब है जो उत्तरी राज्य में रहते हैं, उत्तर भारत के राज्य में रहते हैं वहाँ पे हिंदी होगी, जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं वहाँ पे जो अपनी उनकी जो भाषाएं हैं, जो उनकी मातृभाषाएं हैं वहाँ पे, उन्हीं भाषाओं में, उनकी लोकल लैंग्वेजेस में वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बट प्रीफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड, और माना जा रहा है कि अगर कोशिश करें तो 8वीं क्लास तक या उसके बाद भी, यानी कि 12वीं क्लास तक भी आप उसी भाषा में पढ़ाएं जिस भाषा में वहाँ पे बच्चे का परवरिश होती है। यानी कि होम लैंग्वेज होनी चाहिए वो, या वहाँ की जो मातृभाषा है मदर टंग होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज हो, या वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा हो, रीजनल लैंग्वेज हो, वो होनी चाहिए। फिर असेसमेंट कैसे होगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे 2 इक्वेशंस पे किसी भी एक साल में, एक मेन एग्ज़ाम होगा और एक इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। फिर एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा परख,
इसका नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज और होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास के लिए एक एक पूरा परफॉर्मेंस का असेसमेंट बनाया जाएगा, जिसमें ये असेस किया जाएगा, ये नापा जाएगा कि बच्चा डेवलपमेंट कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर आएगा इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सभी लोगों को समान और समावेशी शिक्षा मिलनी चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस होगा सोशली, यानी कि जो समाज के रूप में और आर्थिक रूप से जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। एक सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड भी बनाया जाएगा और स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे डिसएडवांटेज रीजन्स के लिए, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो डिसएडवांटेज रहे हैं, यानी कि वहाँ पर कमी रही है, तो उन एरियाज़ के लिए अलग अलग, यानी कि जो वंचित क्षेत्र रहे हैं या कुछ लोग हैं, समूह रहे हैं लोगों के, उनके लिए। फिर रोबस्ट और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए, टीचर्स की भर्तियाँ की जाएंगी एंड मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस, ensuring availability of all resources through school complexes and clusters। स्कूल के हिसाब से या स्कूल की तरह से आपको सभी चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। फिर स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जाएगी। फिर एक्सपोजर किया जाएगा वोकेशनल एजुकेशन का स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर 50% करने की उम्मीद है हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन का मतलब है कि जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो वहाँ पे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसे 50% करने की उम्मीद है या किया जाने की कोशिशें रहेंगी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER होता है कि मान लेते हैं अगर हम ये कहें कि कॉलेजेस में 18 से 24 साल तक का बच्चा पढ़ता है, तो 18 से 24 साल तक के जो अधिकांश जो लोग हैं उनमें से कितने लोग स्कूल के अंदर हैं या कितने लोग कॉलेज के अंदर हैं, वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है। मान लेते हैं कि अगर पूरे भारत में 100 लोग ऐसे हैं जो 18 से 24 के बीच में हैं, तो इन 100 लोगों में से 18 से 24 के बीच में जो हैं, अगर 50 लोग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं 18 से 24 के लोग, तो ये माना जाएगा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या है, वो 50% है। हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा विद मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस, यानी कि एक समग्र रूप से और मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि ऐसा होगा कि आप अलग अलग चीज़ों में एजुकेशन ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन होंगे, बार बार आप एडमिशन ले सकते हैं और बीच में अगर चाहें तो वहाँ से आप एडमिशन छोड़ भी सकते हैं कुछ टाइम के लिए। NTA बनाया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिससे कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो सके, जिससे कि हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें आपका एडमिशन हो सके। फिर एक एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा क्रेडिट का। सेटिंग अप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी। लाइट बट टाइट रेगुलेशन होगा कि रेगुलेशंस बहुत टाइट होंगे लेकिन होंगे हल्के हल्के। फिर सिंगल एक ओवरआर्किंग अम्ब्रेला बॉडी होगी, जिससे कि प्रमोशन होगा किसका, हायर एजुकेशन का, जिसमें कि टीचर एजुकेशन है, मेडिकल है, लीगल एजुकेशन है, ये सब चीज़ें दी जाएंगी। फिर फंडिंग होगी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल के द्वारा। फिर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। एक्सपेंशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जो डिस्टेंस लर्निंग है जिससे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की संख्या को बढ़ाया जा सके, इसलिए ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इंटरनेशनलाइजेशन किया जाएगा एजुकेशन का, यानी कि पढ़ाई का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, यानी कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी भारत में पार्टिसिपेट करेंगी। फिर प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा है, वो भी अपने आप में उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगा। स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन फील्ड्स में या कुछ दूसरे फील्ड्स में विल एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मान लेते हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो सिर्फ लॉ पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ मेडिकल पढ़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एजुकेशन या सिर्फ आपको बीटेक करवा रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग की एजुकेशन दे रहे हैं। तो अब हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कॉलेज बनाएंगे जहाँ पर सब कुछ मिल सके, यानी कि वहाँ पे इंजीनियरिंग भी हो, लॉ भी हो और मेडिकल भी हो। टीचर एजुकेशन होगा, यानी कि 4 साल का B.Ed का कोर्स कर दिया जाएगा। नेशनल मिशन आएगा एक मेंटरिंग पे। एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ठीक है, 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी का टारगेट है कि हमारा जो एडल्ट लिटरेसी है वो 100% होनी चाहिए। फिर मल्टीपल मैकेनिज्म है चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ, जो कॉम्बैट करेगा और स्टॉप करेगा कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं विल बी हेल्ड टू सिमिलर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट एंड डिस्क्लोजर एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। फिर सेंटर एंड द स्टेट्स विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट। Strengthening of the Central Advisory Board of Education
to ensure coordination to bring overall focus on quality education. नेक्स्ट आता है गवर्नर का। अगर हम देखें तो अब गवर्नर के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कि अ बिल पास्ड बाय द स्टेट असेंबली बिकम्स लॉ। अब देखिए, मान लेते हैं कोई बिल है, कोई विधेयक है, उसको राज्य सरकार ने विधानसभा के अंदर पारित कर दिया। तो अगर स्टेट असेंबली ने उसको विधानसभा के अंदर पारित कर दिया गया तो वो कानून कब बनेगा? वो लॉ तभी बन पाएगा अगर उसको जो गवर्नर है वो उसको परमिशन दे देगा, उस पर सिग्नेचर कर देगा, उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। गवर्नर बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इज कंप्लीट ओनली व्हेन ही साइंस इट। यानी कि जो गवर्नर है, क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेचर का यानी कि जो राज्य की विधानमंडल होता है उसका वो हिस्सा होता है, जिस तरह से राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, इसी प्रकार से गवर्नर राज्य पालिका, या अगर हम राज्य की बात करें तो जो राज्य की विधानसभा है, विधानमंडल है, उसका हिस्सा होता है। जो प्रोसेस है लॉ मेकिंग का वो कंप्लीट तभी होता है जब वो उसको साइन कर लेता है। आर्टिकल 200 जो है संविधान का वो ये प्रोवाइड करता है कि गवर्नर के पास ऑप्शंस हैं टू एक्सरसाइज व्हेन अ बिल रीचेज हिम फ्रॉम द असेंबली। अब यानी कि जब असेंबली से, विधानसभा से उसके पास कोई बिल जाता है तो उसके पास अब ऑप्शंस हैं कि वो क्या करे। हो सकता है उस बिल को वो वापस कर सकता है, उस बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकता है, उस बिल को कैंसिल कर सकता है, या उस बिल को अपने पास रख सकता है, या उस बिल को साइन कर सकता है। तो कई सारे उसके पास ऑप्शंस हैं, वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर सकता है। ही मे गिव एसेंट, वो उसको एसेंट दे देगा, और ही कैन सेंड इट बैक टू द असेंबली। अब या तो उसको वो स्वीकृति दे दे, ठीक है भाई साइन कर दिया कि अब ये कानून बन गया है कोई जो विधेयक था, या उसको असेंबली को वापस भेज सकता है कि ये कहते हुए कि भाई आप इसके जो प्रोविजंस हैं उसको एक बार दोबारा से देख लो। इन दिस केस इफ द असेंबली passes द बिल विदाउट मेकिंग एनी चेंज एंड सेंड्स इट बैक टू द गवर्नर, ही विल हैव टू गिव असेंट टू इट। और मान लेते हैं इस केस में अगर एक बार गवर्नर ने असेंबली को कोई बिल वापस भेजा ये करने के लिए कि आप इसको एसेस कर लो, और आप मान के चलिए कि अगर विधायिका ने यानी कि जो विधानसभा है उसने वापस से वही बिल सेम टू सेम वापस भेज दिया गवर्नर के पास, अब गवर्नर के पास कोई चारा नहीं है, उसको वो साइन करना ही पड़ेगा। दिस प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 200 अनएम्बिगुअसली अफर्म्स द प्राइमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर इन द लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज। तो इसके वजह से हम ये कहेंगे कि आर्टिकल 200 के अंदर का ये एक प्रोविजन है, उसमें ये कहा जाएगा कि भाई लेजिस्लेचर की आपस में ऑब्वियसली बात है कि लेजिस्लेचर की इसमें प्राइमेसी रहती है, यानी कि उसकी जो बात है उसकी जो तवज्जो है वो ज़्यादा दी जाती है। वो सिर्फ कुछ इस वजह से क्योंकि अगर गवर्नर को उसने वापस भेज दिया तो गवर्नर को साइन करने ही पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब तीसरा ऑप्शन गवर्नर के पास ये है कि हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट को कंसिडर करवाने के लिए उस बिल को रिजर्व कर दें। अगर एक बार गवर्नर ने ये कह दिया कि अब ये बिल प्रेसिडेंट देखेंगे तो अब गवर्नर का कोई रोल नहीं रह जाता, अब सीधे सीधे बात होती है प्रेसिडेंट के बीच में और राज्य सरकार के बीच में। फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है टू विद होल्ड द एसेंट, यानी कि एसेंट को ही उसने रोक दिया, मना कर दिया कि भाई वो एसेंट देखा ही नहीं। बट इट इज़ नॉट नॉर्मली डन बाय एनी गवर्नर बिकॉज इट वुड बी एन एक्सट्रीमली अनपॉपुलर एक्शन। लेकिन लगभग मान के चलिए कोई भी गवर्नर ये वाली प्रैक्टिस नहीं करता है कि उसने एसेंट देने से ही मना कर दिया। जो लेजिस्लेचर है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो विधानसभा है, विधानमंडल है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो कर रहा है लोगों की विल, क्योंकि एमएलएज कौन चुन के भेज रहे हैं? एमएलएज जो जनता है वही चुन के भेज रही है, गवर्नर को तो जनता ने नहीं चुना है। अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है, कोई विधेयक बनाया जा रहा है, और उसको गवर्नर जो कि केंद्र सरकार अपॉइंट कर रही है थ्रू प्रेसिडेंट, वो अगर उसको मना कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों की जो बात है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि एमएलएज जो कर रहे हैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से ऐसा नहीं होता है, या बहुत ही कम होता है, रेयरली होता है कि गवर्नर जो हैं वो एसेंट दे ही ना बिल को। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले डिफेंस से कि भारतीय और फ्रेंच नेवीज जो हैं वो अटलांटिक ओशन में एक्सरसाइज कर रही हैं। तो एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हो रहा है एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हो रहा है फ्रेंच नेवल शिप्स और इंडियन नेवल शिप्स में। कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। नेक्स्ट आता है सेंटर ने रेज किया है क्रेडिट लिमिट अंडर ECLGS जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है एयरलाइंस के लिए टू 100% ऑफ डेट अप टू ₹1500 करोड़ रुपए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो क्रेडिट लिमिट है, उधार की जो लिमिट है एयरलाइंस के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत उनको एलिजिबल कर दिया है कि आप 100% जो उनका डेट है उस तक पैसा ले सकते हैं। वो अलग बात है कि वो मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 1500 करोड़ रुपए तक होना चाहिए।
पहले एयरलाइंस एलिजिबल थी कि वो 50% तक बोरो कर सकती थी क्रेडिट की, जो 400 करोड़ रुपए हुआ करता था, अब उसको बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है। ये दूसरी बार है कि गवर्नमेंट ने ऐसी लिबरलाइज कर दी है स्कीम, किसके लिए? एविएशन सेक्टर के लिए। द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड फॉर मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2023 एंड इट्स गारंटी कवर एक्सपेंडेड बाय ₹50,000 करोड़ टू ₹5 लाख करोड़। नेक्स्ट आता है राइजिंग रबर इंपोर्ट्स। अब देखिए ये कहा जा रहा है प्लांटर्स के द्वारा, जो केरला के प्लांटर्स हैं उनका कहना ये है कि रबड़ का जो इंपोर्ट है, जैसे जैसे बाहर से रबड़ का इंपोर्ट बढ़ रहा है दूसरे देशों से, तो भारत में जो रबड़ पैदा हो रही है उसकी जो वैल्यू है, यानी कि उसके जो दाम हैं वो घट रहे हैं। तो हायर इंपोर्ट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम आयात कर रहे हैं दूसरे देशों से कंपाउंड रबड़ का 2021-22 में, उसके वजह से ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है प्लांटर्स के लिए, ये उपासी का कहना है। उपासी क्या है? उपासी है यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत का जो एक यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन है ये, उनका कहना ये है कि 1.14 लाख टन जो कंपाउंडेड रबर है वो 2021-22 में इंपोर्ट किया गया है बाहर से, विच वाज 0.19 लाख टन हायर देन द प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल से और ज़्यादा ही मात्रा में मंगवाया गया है। जो इंपोर्ट है नेचुरल रबड़ का वो 5.82 लाख टन है, नेचुरल रबड़ भी मंगवाई गई है, एंड क्रॉस्ड दी 5 लाख टन मार्क अगेन इन 2021-22 टू टच 5.46 लाख टन। इंपोर्ट जो है नेचुरल रबड़ का अट्रैक्ट करता है 25% ड्यूटी, जबकि कंपाउंडेड रबर पे जो ड्यूटी है वो मात्र 10% है, यानी कंपाउंडेड रबर थोड़ा सस्ता पड़ता है इंपोर्ट करना एज़ कंपेरिजन टू नेचुरल रबर के। कंपाउंडेड फॉर्म्स ऑफ रबर कंटेंट ऑलमोस्ट 90% नेचुरल रबर। अब बात ये आती है कि जो हम कंपाउंड फॉर्म जिसको कह रहे हैं, कंपाउंडेड रबर जिसको कह रहे हैं, उसमें लगभग 90% तक नेचुरल रबर ही होती है। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स आते हैं, तो सबसे पहला आ रहा है कि द नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कार्टल्स, यानी कि नोपेक, एक बिल पास किया है यूएस ने ओपेक प्लस मेंबर्स के खिलाफ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नोपेक बिल कौन लेके आया है? यूएसए की सरकार लेके आई है, यूएस गवर्नमेंट लेके आई है। किसके खिलाफ लेके आई है? ओपेक प्लस कंट्रीज़ के खिलाफ लेके आई है। 10 जो है एवलांच क्योंकि आया है, उसकी वजह से उत्तराखंड में जो द्रौपदी का डंडा 2 करके एक पीक है, एक माउंटेन पीक थी, हिमालय चोटी थी उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड के, वहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की जो उत्तरकाशी में इंस्टीट्यूट है उसकी टीम गई हुई थी, तो उसके 10 लोग उनकी डेथ हो गई है वहाँ पे, क्योंकि वो एवलांच में, यानी कि जब हिमस्खलन हुआ, यानी कि वहाँ पे जब आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जब बर्फ़ वहाँ पे आई तो उनकी उसमें दबकर मृत्यु हो गई, इसको बोलते हैं हिमस्खलन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं गाइस, कि ये जितने भी करंट अफेयर्स थे कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।